हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है जेनी एंड जूनो। ये एक टीन रोमांटिक मूवी है जिसमें हमारे मेन लीड्स दोनों अभी मिडिल स्कूल में हैं, बट हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है जेनी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जेनी अपने मॉम डैड और एक बड़ी बहन के साथ रहती है। उसकी एक और बड़ी बहन है जो कि यूएस में सेटल है और दिन भर बस अपनी मॉम को कॉल करके दिमाग खाती रहती है बिकॉज वो काफ़ी टाइम से कंसीव करना चाहती थी एंड फाइनली शी इज़ प्रेग्नेंट। और जब जेनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो अपने बॉयफ्रेंड जो है हमारी मूवी का मेन लीड जिसका नाम है जुनो, उसको ये बात बताती है। और ये न्यूज़ जानकर दोनों कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं और क्या अपने पेरेंट्स से ये बात छुपा पाते हैं, और अगर हाँ तो कब तक, और अगर ना तो फिर उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है, ये सब हम जानेंगे इस एक्सप्लेनेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी के स्टार्ट में हम जेनी को देखते हैं जिसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो नेक्स्ट सीन में वो स्कूल आती है जूनो के पास और उससे पूछती है कि अगर उसके हाथ पैर टूट जाए तो क्या तब भी जूनो उससे प्यार करेगा। तो जूनो बोलता है कि हाँ, तब भी वो उससे प्यार करेगा। अगर उसके पैर टूट जाते हैं तो उसे हमेशा कैरी करके चलेगा, और अगर उसके हाथ टूट जाते हैं तो उसको अपने हाथों से खाना खिलाएगा। बट जेनी उसे ये क्यों पूछ रही है? तो जेनी बोलती है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो। बट ये क्वेश्चन सुनकर जुनो तुरंत पूछता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तो जेनी बोलती है कि क्या सवाल है कि कैसे हो सकती है, जैसे होते हैं वैसे ही होगी और वो प्रेग्नेंट है। जिस पे जुनो उससे कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। तो जेनी उससे पूछती है कि ये जुनो का कैसा रिएक्शन है। तो जुनो बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। तो जेनी बोलती है कि उन्हें कुछ तो डिसाइड करना होगा। फिर हम जुनो को देखते हैं जो बेचारा बाथरूम में जाकर रो रहा होता है, और उसके बाद से वो जेनी को इग्नोर करना शुरू करता है। उससे स्कूल में भी नहीं मिलता है, उसके कॉल्स नहीं लेता है। बट एक दिन जेनी उससे पूछती है कि आखिर जुनो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, उसके कॉल्स क्यों नहीं ले रहा है। तो जुनो बोलता है कि वो उसे इग्नोर नहीं कर रहा है, बस वो पूरा टाइम यही सोचने में लगा है कि वो क्या करे। तो जेनी बोलती है कि ये उनकी लाइफ है तो उन्हें ही डिसीजन लेना होगा, और फिर उसे पंजा लड़ाने को बोलती है कि जो जीतेगा डिसीजन वही लेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम दोनों को जोर आजमाइश करते देखते हैं जहां जेनी जुनो से पूछती है कि क्या जुनो उससे प्यार नहीं करता है, क्या वो उसको बिना देखे रह पाएगा। बट वो तो जुनो को देखे बिना नहीं रह पाएगी, और जुनो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और जानबूझकर हार जाता है ताकि जेनी डिसीजंस ले। और जेनी बोलती है कि आज के बाद से जुनो हमेशा उसके साथ रहेगा, वो जहाँ जाएगी जुनो उसके साथ जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम जुनो को देखते हैं जो कि स्कूल ग्राउंड पे जेनी के लिए बड़ा सा आई लव यू लिखता है। इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में भी जुनो भागा नहीं और वो सच में जेनी से बहुत प्यार करता है। और अगले सीन में हम उनको देखते हैं एक लैब में जहाँ पे वो वीडियो देख रहे होते हैं अबॉर्शन कैसे होता है, उसके बाद फीटस का क्या होता है। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि चाहे जो भी हो मगर वो ये डिसीजन नहीं लेने वाले हैं और बेबी को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट सीन में जेनी अपने रूम में अपनी बेली चेक कर रही होती है और तभी उसकी बहन रूम में आती है उससे कुछ सैनिटरी पैड्स बॉर्डर करने के लिए, और पूछती है कि जेनी के पास इतने सारे पैड्स कैसे हैं, क्या उसने उसके पैड्स चुरा लिए हैं। तो जेनी बोलती है कि उसे जितने पैड्स चाहिए वो उसे तुरंत ले और वहाँ से तुरंत भागे। तो उसकी बहन बोलती है कि जेनी को थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, एंड आई वॉज लाइक कि तुम्हारी छुटकी ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। नेक्स्ट डे से जुनो जेनी का पूरा ख्याल रखता है, वो उसको अपने साथ स्कूल लेके जाता है और हमेशा उसका ख्याल रखता है, क्लास में भी उसके साथ बैठता है और उसके हर मूड स्विंग को बर्दाश्त करता है। जेनी को जब जो चीज़ खानी होती है वो उसको हमेशा खिलाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि जुनो जेनी के स्कूल में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट था और जुनो एक प्रोफेशनल गेमर भी था, और स्कूल की सभी लड़कियां उसको लाइक करती थी। और धीरे धीरे जेनी और जुनो भी एक दूसरे को लाइक करने लग गए और ऐसे ही दोनों रिलेशन में आ गए। फिर प्रेजेंट में हम जुनो को देखते हैं जो कि जेनी के लिए रात में फूड डिलीवर करने आया था, और उससे बोलता है कि अब वो एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है ताकि वो थोड़े ज़्यादा पैसे अर्न कर सके। तो इसलिए जेनी को जो भी खाना है, जो भी चाहिए, वो बस उसको बता दिया करे और बस अपना ख्याल रखा करे। नेक्स्ट डे जुनो होता है अपने घर पे और स्कूल जाने से पहले वो फ्रिज में से ढेर सारे फ्रूट्स अपने बैग में भर रहा होता है। तो उसकी मॉम बोलती हैं, अरे बेटा धीरे धीरे एक एक करके खाओ। तो उसके डैड उसके मॉम को टोकते हैं और कहते हैं कि उनका एक ही तो बेटा है, उसे जितना खाना है खाने दो। और जुनो अपने मॉम डैड को सुनाते हुए बोलता है कि एक ही बेटा है, फिर भी उसके बावजूद वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये नहीं सोचते कि बेटे की पॉकेट मनी कितनी कम है, थोड़ी बढ़ा दी जाए, जबकि माँ बाप दोनों कमाने वाले हैं। तो जुनो के डैड उसे कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं कि बस करो बेटा, कितना सुनाओगे बाप को। एंड मेरा रिएक्शन था कि अंकल आप पैसे तो दे रहे हो पर ये भी तो देखो कि बेटा उस पैसे का करेगा क्या। और नेक्स्ट सीन में वो जाता है स्कूल में और जेनी को वो सारे फ्रूट्स देता है खाने के लिए, और उनको इतना लवली डवली देखकर जेनी की फ्रेंड्स उसे जेलस फील करती हैं और कहती हैं कि वो कितनी लकी है।
नेक्स्ट सीन होता है क्लासरूम का, जहां टीचर लड़के और लड़कियों को अलग अलग पढ़ा रही होती हैं बिकॉज क्लास होती है मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन की। और लड़कियां तो फिर भी शांति से क्लास अटेंड करती हैं, बिल्कुल इनोसेंट सी। मगर लड़के पता नहीं किस बात के लिए इतनी मस्ती में होते हैं, मुझे समझ नहीं आता इतने एक्साइटेड क्यों होते हैं। बट जूनो का रिएक्शन मैं क्या ही बोलूँ, वो तो इस क्लास के एक स्टेप आगे ही था। वैसे इस बात को थोड़ी सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जितना बच्चों को पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं, उसका थोड़ा भी अगर पेरेंट्स और स्कूल बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं तो एटलीस्ट उनको इसके बारे में कुछ तो आइडिया होगा। नहीं तो टीन एज ऐसी एज होती है जब आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है, और जब तक आपको इसके बारे में कुछ पता चलता है तब तक बहुत सारे बच्चे आगे स्टेप ले चुके होते हैं, जैसे कि हमारे मेन लीड्स। नेक्स्ट सीन में जुनो जेनी को लेकर आता है एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि जेनी को कुछ खट्टा खाने का मन था। बट उस रेस्टोरेंट में होती है एक वेट्रेस जो कि जुनो को कभी पार्ट टाइम मैथ्स पढ़ाया करती थी। और जेनी जुनो पे गुस्सा होती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे उस रेस्टोरेंट में लेकर आने की, जिस रेस्टोरेंट में वो लड़की काम करती है जिसके साथ जुनो ने कभी अपनी फर्स्ट किस शेयर की थी। और जुनो तो बेचारा डर ही जाता है और कहता है कि उसने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया। बट जेनी उसको धमकी देती है कि वो अच्छे से बिहेव किया करे, और हाँ भाई थोड़ा अच्छे से ही बिहेव कर लो, क्या पता तेरा क्या ही हो जाए। नेक्स्ट सीन में जुनो के पेरेंट्स को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं, और जुनो के डैड एक और बेबी करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और ये सारी बातें जुनो रूम के बाहर से सुन रहा होता है और सोचता है कि अगर उसको एक छोटा भाई हो गया तो वो उसके बच्चे से छोटा होगा, और ऐसे तो फैमिली ट्री ही खराब हो जाएगी। तो वो झट से घुसता है अपने पेरेंट्स के रूम में और बोलता है कि वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अचानक से वो उन लोग को मिस करने लग गया, तो मिलने चला आया। और अपने डैड से बोलता है कि वो फिर आएगा रूम में कभी भी किसी भी टाइम, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वो आता है जेनी के घर पे, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है। तो जेनी की मॉम जुनो को जेनी के रूम में लेकर आती हैं और बोलती हैं कि जेनी हॉस्पिटल नहीं जा रही है। तो जुनो उसको थोड़ा सा समझाए और वहाँ से चली जाती हैं। तो जुनो जेनी से पूछता है हॉस्पिटल चलने को। तो जेनी बोलती है कि क्या वो चाहता है कि सभी को पता चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है, और बोलती है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ ऐसे ही कोई भी मेडिसिन नहीं खा सकती हैं। और जुनो बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड है, उसे उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो जुनो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उसने प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी बुक्स पढ़ी थी, बस ये पॉइंट थोड़ा सा रह गया। और फिर जेनी सारे मेडिसिन जो उसके मॉम ने उसको दिए थे वो अपने डॉग को खिला देती है। नेक्स्ट डे जुनो अपनी मॉम को बताता है कि उसके एक फ्रेंड की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है। वो ऐसा इसलिए बोलता है ताकि वो अपनी मॉम का रिएक्शन जान सके। बट पहले तो उसकी मॉम ये बोलती है कि उस लड़की को हॉस्पिटल जाना चाहिए, बट उसके बाद उसके साथ सवालों की लाइन चालू कर देती हैं कि वो लड़की कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी क्लासरूम क्या है। बट जुनो वहाँ से चला जाता है। तो उसकी मॉम उसे बोलती हैं ऐसे दोस्तों से दूर रहने के लिए। और फिर रात में जुनो फिर से अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब करने चला जाता है और पूछता है अपने डैड से कि मार्केट का क्या हाल है। उसने सुना है कि शेयर मार्केट गिर रहा है, और बकवास करता रहता है कि तेल के दाम बढ़ गए, प्याज आलू के दाम बढ़ गए, पता नहीं देश दुनिया कहाँ जाएगी। और वहाँ से चला जाता है। और बेचारे उसके डैड ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर रोज़ रात को ये उनको डिस्टर्ब करने की चला आता है, और जाते हैं डोर लॉक करने के लिए। बट जुनो डोर को पहले से ही ख़राब कर चुका होता है, आई मीन लॉक को। फिर रात में जुनो को जेनी की कॉल आती है जो बताती है कि अब उसकी तबीयत ठीक है। तो जुनो बोलता है कि वो अभी उसे मिलने आ रहा है, बस वो अपने घर का गराज ओपन रखे। और नेक्स्ट सीन में हम दोनों को देखते हैं एक साथ, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बट जेनी जुनो पे गुस्सा करती है कि उसे इतने अच्छे किस करने कैसे आती है, उसने पक्का उस रेस्टोरेंट वाली लड़की से सीखा होगा, और उसे मारने लगती है। तो जुनो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है रे। बट पता नहीं जेनी उसे मारती है, पीटती है या क्या करती है, ये दिखाया नहीं गया है, बट उसे लड़ाई ज़रूर करती है। नेक्स्ट डे जेनी होती है स्कूल में, और यहाँ वो देखती है एक लड़की को जुनो से बात करते हुए। और नेक्स्ट सीन में तो भाई साहब वो उस लड़की को पीट ही देती है, आई मीन बाकायदा उसके बाल बाल नोच देती है। और जुनो उसको वहाँ से ले जाता है और बाद में उससे पूछता है कि उसने उस लड़की को मारा क्यों। तो जेनी बोलती है कि मेरे वाले के साथ आता थी या करेगी तो उसको पीटूंगी ही ना। आई मीन ये नहीं बोलती है, वो कहती है कि वो पिटना डिजर्व करती थी। नेक्स्ट डे दोनों आते हैं डेट पे, और यहाँ पे दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, और एक लेक में बोट राइड कर रहे होते हैं। और उसी लेक में एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो दोनों उतरते हैं थोड़ा देर रिलैक्स होने के लिए। बट उनकी बोट पानी में बह जाती है और बेचारों को वहीं रुकना पड़ जाता है। इवन उनको कोई हेल्प भी नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं होता है। और रात में जब एक पेट्रोलिंग बोट वहाँ पर आती है तो उनको वहाँ से निकालती है। और जब जेनी घर आती है तो उसकी मॉम उस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं होती है, बस उसे थोड़ा सा डांटती है कि उसे एटलीस्ट एक फ़ोन कर देना चाहिए था, वो लोग परेशान हो गए थे। यार हमारे यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, एक तो आप इतनी लेट तक बाहर रह नहीं सकते, और अगर मान लिए रह भी गए तो घर आने पर आपकी कुटाई होती है, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट सीन में जेनी होती है अपने बाथरूम में, और तभी उसकी बहन अंदर फिर से घुस आती है, और इस बार उसके पास होती है एक मैटरनिटी बेल्ट जो कि जेनी यूज़ करती है। तो उसकी बहन उससे पूछती है कि आखिर जेनी इसका यूज़ क्यों करती है, क्या वो प्रेग्नेंट है। तो जेनी यहाँ पे अपनी बात को एक्सेप्ट करती है और कहती है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, बट ये बात अभी वो अपनी मॉम को ना बताए क्योंकि वो खुद बताएगी। तो उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। फिर जेनी जूनो को कॉल करती है और सारी बातें बताती है, और कहती है कि जल्दी ही उसके पेरेंट्स को भी ये बात पता चल जाएगी, बट वो अभी रेडी नहीं है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो जूनो उसे रिलैक्स होने को बोलता है।
और नेक्स्ट डे आता है जेनी के घर पे और यहाँ पे जेनी की मॉम को सारी सच्चाई बताता है कि जेनी प्रेग्नेंट है और इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। बट जेनी की मॉम को लगता है कि दोनों मजाक कर रहे हैं, बट जेनी की बहन इस बात को कंफर्म करती है। तो जेनी की मॉम कुछ भी नहीं बोलती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती हैं और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं और यहाँ पे जेनी की मॉम बहुत ही गुस्से में होती हैं क्योंकि एक तो जेनी और जूनो ने उनसे ये प्रेगनेंसी वाली बात छुपाई, प्लस अब जेनी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हो चुकी है तो अब उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वापस जाने से पहले वो जूनो को ज़ोर से थप्पड़ मारती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। बाद में जुनो अपनी मॉम को बताता है कि जिस फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड की बात उसने उनसे की थी वो फ्रेंड वही है और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी ही गर्लफ्रेंड जेनी है, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है उसके बच्चे से। और बताता है कि ये बात उसने जेनी की मॉम को भी बता दी है और वो अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा है और उन लोगों ने बेबी को रखने का फैसला किया है, जिसमें कि जेनी के पेरेंट्स भी रेडी हैं। और बोलता है कि ये बात वो प्लीज़ डैड को भी बता दे और वहाँ से चला जाता है। और उसकी मॉम तो बेचारी इतनी शॉक हो जाती है कि उनके मुँह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती है। यार मुझे समझ नहीं आता कि उनको कूटा क्यों नहीं जा रहा है। मतलब थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए आप यही सिचुएशन हमारे यहाँ इमेजिन करो। यार प्रैंक में भी हमें प्रेगनेंसी के पैर में माँ बाप के पैरों की पैर दिखाई देती है, यहाँ तो गणित ही उल्टा है। अरे छोड़ो, गणित है ही नहीं। बट ये बात जब जुनो के डैड को पता चलती है तो वो तुरंत जाते हैं उसके रूम में उसकी क्लास लेने के लिए। बट यहाँ पे जुनो जेनी को ब्लैंकेट के नीचे से लोरियाँ सुना रहा होता है, बट उसके डैड उसे फिर भी मारते हैं, लेकिन चोट उन्हें ही लग जाती है क्योंकि भाई साहब ने हेलमेट पहना हुआ था। बताओ प्रिकॉशन अब ले रहा है ये। और बाहर जाकर जुनो के पेरेंट्स आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि मॉम ने अच्छी परवरिश नहीं की तो डैड ने अच्छे से नहीं संभाला, बट अपने बच्चे को कुछ नहीं बोलते हैं। इधर जेनी के पेरेंट्स को देखते हैं जहां जेनी की डैड बेटी प्रेग्नेंट है ये बातें ना करके ये कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि जेनी का होने वाला बेबी लड़का है, जबकि वो खुद भी लड़का चाहते थे लेकिन उन्हें हर बार लड़की हुई। यार हद है, सिचुएशन तो देखो यार अंकल। और बोलते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि बेबी और मदर दोनों ही हेल्दी हैं। समझ में नहीं आया कि अंकल की प्रॉब्लम क्या थी। बेबी मदर हेल्दी है ये प्रॉब्लम थी, बेटी को बेटा होने वाला है ये प्रॉब्लम थी, या बेटी को बच्चा होने वाला है इस बात से प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट डे जुडो होता है अपने स्कूल में और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जेनी के पेरेंट्स उसे स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो यहाँ जुनो अपने फ्रेंड्स को भी सारी बातें बताता है और यहाँ उसके फ्रेंड्स सभी मिलकर उसके साथ मस्ती में लग जाते हैं कि उसने तो स्कूल के टॉप स्टूडेंट के साथ सब कुछ कर लिया। और अगेन मैं बोलूँगी कि इस सीरियस टॉपिक को सभी मजाक में ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एज एंड लैक ऑफ नॉलेज। इसीलिए मेरा पॉइंट प्रूव होता है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में सेक्स एजुकेशन भी देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बचपन से दे, बट एटलीस्ट जब वो टीन एज से एडल्टहुड में जा रहे होते हैं आप उस टाइम पे दे सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी की मॉम को जेनी की क्लास टीचर की कॉल आती है, बट वो बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद स्कूल में सभी को जेनी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल चुका है। तो उनकी दूसरी बेटी उन्हें समझाती है कि वो खुद भी एक टीचर है तो इतना क्यों डर रही हैं और उन्हें बात करने को कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी की मॉम जेनी के डैड को अपने साथ लेकर स्कूल जा रही होती हैं और डर रही होती है कि आखिर सारे टीचर्स के क्वेश्चन का आंसर वो कैसे करेंगी। और जेनी के डैड उनसे पूछते हैं कि जब टीचर ने स्कूल में सिर्फ मॉम को बुलाया है तो वो उनको लेकर क्यों जा रही हैं। वैसे भी लड़कियों की हर चीज़ की जिम्मेदारी माँ की होती है, तो अगर लड़कियाँ गलती भी करें तो उसकी जिम्मेवार भी माँ होती है। डैड सिर्फ लड़कों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे ये रूल आपने किस रूल बुक से पढ़ा है अंकल। तो जेनी की मॉम बोलती है कि उनको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस बाहर ही खड़े रहें ताकि उनको हिम्मत मिलती रहे। बट जब वो स्कूल पहुंचती है तो उनको पता चलता है कि उनको वहाँ बुलाया गया है क्योंकि उनकी प्रमोशन हो गई है। लो हद है, आप तो फालतू में इतना डर रहे थे। लेकिन जब घर आती हैं तो देखती हैं जेनी को खाते हुए, तो उससे पूछती है कि तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती क्या, कितना खाती हो। लेकिन यहाँ पे जेनी फिर भी बेशर्मों की तरह खाती ही रहती है। इधर जुनो के पेरेंट्स को देखते हैं जो बस उसको सुनाते रहते हैं कि एक ही लड़का था, वो भी नालायक निकल गया, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। यार उसे इतना सुना रहे हो, उससे अच्छा पीट दो ना उसे। और वैसे भी जब उसने पैसे मांगे थे तब तो खुशी खुशी दे दिए, तब नहीं सोचा कि बच्चा मेरा नालायक हो जाएगा। वहीं जेनी को उसकी बहन बताती है कि उसके मॉम डैड उसे यूएस भेज रहे हैं उनकी बड़ी बहन के पास। तो जेनी आती है अपनी मॉम के पास और बोलती है कि वो जुनू को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो उसकी मॉम बोलती है कि उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है, प्लस जेनी इस कंडीशन में नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन ले और जेनी को वो सब मानना पड़ेगा जो वो लोग डिसाइड करें। बाद में हम देखते हैं जेनी की मॉम और उसकी बहन को बातें करते हुए, और यहाँ पे जेनी की बहन अपनी मॉम को एडवाइस देती है कि उनकी बड़ी बहन भी प्रेग्नेंट है, तो क्यों ना जब जेनी यूएस जाए बच्चे को डिलीवर करे तो वो लोग उसके बेबी को भी उसकी बड़ी बहन को दे दे और कह दे कि उसकी बड़ी बहन को ट्विंस हुए हैं और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, इवन जेनी को भी नहीं, क्योंकि वो एनेस्थीसिया की वजह से बेहोश होगी। तो उसकी मॉम उसके प्लान को बकवास बताती हैं और कहती हैं कि उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उनकी एक बेटी है जो सालों से प्रेग्नेंट होना चाह रही थी और एक है जो बस हो गई। ये अजीब लाइन बोली आंटी ने वैसे।
इधर जुनो और उसकी मॉम को देखते हैं जुनो के रूम में, और यहाँ पे उसकी मॉम को उसके रूम से ढेर सारे एडल्ट मैगजीन्स मिलते हैं। तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा होती हैं और बोलती हैं कि जेनी की मॉम ने उनको कॉल किया था और उनसे पूछा है कि वो 39 की एज में ग्रैंड माँ बनने वाली हैं, तो उनको कैसा लग रहा है। और जुनो पे गुस्सा होती हैं कि उनका एक ही बेटा है और उसने अपने बेटे होने का अच्छा फ़र्ज़ निभाया है और उसको कभी माफ़ न करने का बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट डे जेनी जुनो अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं एक रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे जेनी के डैड बोलते हैं कि अब जो हो चुका है वो उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते थे तो वो दोनों एक दूसरे का वेट करना चाहिए था। तो जुनो के डैड बोलते हैं कि आने वाले 10 सालों के बाद भी जब दोनों 25 साल के हो जाएंगे तो भी अगर वो दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे होंगे तो वो उन दोनों की शादी करवा देंगे। और जेनी की मॉम बोलती हैं कि तब तक जेनी के बेबी का ख्याल उसकी बड़ी बहन जो कि यूएस में रहती है वो करेगी। तो जुनो तुरंत पूछता है कि क्या वो लोग जेनी को यूएस भेज रहे हैं। तो जेनी के डैड उस पर गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि उनकी बेटी का नाम जेनी नहीं जेन है, और अकेले में वो चाहे उसे जो बुलाए बट उनके सामने उसे अपनी बेटी को रियल नाम से ही बुलाना होगा। तो जुनो उनसे सॉरी बोलता है और एक रियल मैन की तरह बोलता है कि वो जेनी को यूएस ना भेजे। तो जुनो के पेरेंट्स उस पर बड़ों से ऐसे बात ना करने को बोलते हैं और कहते हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनसे आर्ग्यू करे। बट जेनी और जुनो दोनों को तो क्रांति लानी थी, तो दोनों अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि ये लाइफ उनकी है, सो डिसीजन लेने का हक भी उनका होना चाहिए। तो जेनी की मॉम बोलती हैं कि तो वो दोनों क्या करना चाहते हैं। तो दोनों बोलते हैं कि वो दोनों पढ़ाई भी करेंगे, साथ ही साथ अपने बच्चे को भी बड़ा करेंगे, और इसमें उनके पेरेंट्स को उनकी हेल्प करनी चाहिए। बट जल्दी ही उनकी क्रांति शांत हो जाती है और जेनी अपने पेरेंट्स से बेग करती है कि वो प्लीज़ उन दोनों को अलग ना करे वरना वो मर जाएगी। तो उसकी मॉम उसको ये सब धमकी देने से मना करती हैं और बोलती हैं कि अगर उसको मरना है तो मर जाए, वैसे भी उसने कोई महान काम नहीं किया है। बट उसके डैड उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि जेनी और जुनो दोनों अपने पेरेंट्स की बात को गहराई से समझे, और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। बट जेनी जुनो को बोलती है कि उसके पेरेंट्स उसे यूएस भेजने के लिए कुछ भी करेंगे, क्या पता वो उसे कुछ खिला दे, उसे बेहोश कर दे और यूएस भेज दे। तो जुनो बोलता है कि ये तो बेबी के लिए डेंजरस होगा, और फिर जेनी को बोलता है कि वो चिंता ना करे, वो कुछ ना कुछ प्लान कर लेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेनी के फ्रेंड्स आए होते हैं उसके घर पे उससे मिलने के लिए, और जेनी की मॉम को बोलते हैं कि वो लोग जेनी को देखने आए हैं बिकॉज वो बीमार है, प्लस वो लोग उसको स्कूल के नोट्स भी दे देंगे। लेकिन अंदर जाकर वो लोग जेनी की ड्रेस चेंज करवाते हैं, उसे विग लगाते हैं और घर से भगा ले जाते हैं, और फिर उसको ब्राइड की तरह रेडी करवाते हैं और लेकर आते हैं स्कूल में। और यहाँ पे उनके सभी क्लासमेट्स होते हैं, और तभी वहाँ पे आता है जुनो बिल्कुल फ्लाइंग जेट की तरह, और जेनी को प्रपोज करता है लाइफ टाइम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे ये क्या था आई डोंट नो, क्योंकि ये शादी तो थी नहीं, ना ही मैं इसे प्रपोजल मानती हूँ बिकॉज ये तो वो पहले ही कर चुका है, ये बस एक फिलर ही था। बट जो भी था उनकी स्वीट सी लव स्टोरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बट इधर जेनी की रूम में होती है उसकी एक फ्रेंड, और बाहर से जेनी के पेरेंट्स उसको दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहे होते हैं। तो उसकी फ्रेंड बेचारी डरकर खिड़की से कूद जाती है, और जब जेनी के पेरेंट्स अंदर आते हैं तो जेनी रूम में नहीं होती है, और जब वो लोग विंडो से बाहर झांकते हैं तो जेनी अपने डॉग के साथ होती है। शुक्र है वो आ तो गई। नेक्स्ट डे जुनो को स्कूल में पता चलता है कि जेनी स्कूल छोड़ रही है और किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो वो तुरंत भागता है जेनी के घर पे, और वहाँ पे कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। जिसके बाद से जुनो रोज़ ही जेनी के घर के बाहर जाता था इस उम्मीद में कि उसे कभी जेनी मिल जाएगी या फिर कोई और मिल जाएगा जिससे वो जेनी के बारे में पूछ सकेगा। और एक दिन वो देखता है जेनी की बहन को जो कि बाहर जा रही होती है, तो उसका पीछा करता है और वो आती है अपनी डेट पे एक रेस्टोरेंट में, और जुनो वहीं रेस्टोरेंट के बाहर से उसको परेशान करने लगता है। बेचारी जहाँ जहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है वहाँ वहाँ पहुँच जाता है। तो बाद में वो जुनो के हाथ जोड़ती है और कहती है कि वो 20 साल की हो चुकी है, ये उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड है, सो प्लीज़ जुनो उसके लिए और मुसीबत ना खड़ी करे। तो जुनो निकालता है जहर की बोतल और पूछता है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए मर सकती है, लेकिन वो तो जेनी के लिए मर सकता है, और वो बोतल पीने चल देता है। बट जेनी की बहन उसको रोकती है और कहती है कि जुनो किसी को ना बताए कि उसने उसकी हेल्प की है, और कहती है कि जेनी यहाँ पे नहीं है, दूसरे शहर में है, वहाँ पे वो वीज़ा पेपर का वेट कर रही है, और अब वो कब और कैसे यूएस जाएगी ये चीज़ जुनो उसी से पूछ ले, और इसके बाद वो दोनों बैंक लूटे या जो भी करे इससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा, और वहाँ से चली जाती है। और जुनो उस जहर की बोतल को पी लेता है। अरे वो जहर नहीं था रे। फिर जुनो आता है उस शहर में जहाँ पे जेनी है, और उससे मिलने के लिए इतना डेस्परेट होता है कि वो टैक्सी ड्राइवर को बाथरूम तक नहीं करने देता है और उसे जल्दी से कार चलाने को बोलता है। लेकिन टैक्सी वाला भी तो बेचारा इंसान है, कब तक खुद को कंट्रोल करे, तो वो उतरता है खुद को हल्का करने के लिए। बट ठीक उसी टाइम पे जुनो देखता है जेनी को एक कार में जाते हुए, तो जल्दी से टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कार चलाने को, ये बोलकर कि कार में एक लड़की का किडनैप हुआ है। तो ड्राइवर साहब आते हैं अपने फास्ट एंड फ्यूरियस अवतार में और जो कार भगाते हैं। तो जुनो बोलता है अरे अंकल थोड़ा धीरे चलाओ ना, कार में एक प्रेग्नेंट लेडी भी है। तो ड्राइवर साहब बोलते हैं कि मगर उसने तो कहा था कि कार में एक लड़की का किडनैप हुआ है। तो जुनो बोलता है कि हाँ हाँ वो लड़की ही प्रेग्नेंट है। जिसके बाद ड्राइवर साहब अपने सारे यूनियन वालों को ये बात फैला देते हैं, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ढेर सारे टैक्सी वाले जेनी के डैड के कार को घेर लेते हैं, और जब जेनी के पेरेंट्स कार से बाहर आते हैं तो सभी उसके डैड को किडनैपर समझते हैं और उसकी मॉम से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है।
इधर जुनो आता है जेनी के पास, उसको हक करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन यहीं पे जेनी का वाटर ब्रेक हो जाता है और सभी उसको लेकर भागते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पे जुनो के पेरेंट्स भी पहले से आए हुए होते हैं और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं जुनो, जेनी और उसके बाकी फ्रेंड्स को जो होते हैं हॉस्पिटल के नर्सरी में और दूर से ही उन दोनों के बेबी को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुनो को, जो होता है एक लाइब्रेरी में और दिलो जान से पढ़ाई कर रहा होता है, इसलिए ताकि उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके, क्योंकि अब उसको एक फैमिली की जिम्मेदारी उठानी थी। फिर हम देखते हैं जेनी की मॉम को, जो होती हैं उनके बेबी के साथ, और यहाँ पे आते हैं जुनो और जेनी भी, और वो लोग अभी भी स्कूल में हैं, साथ ही अपने बच्चे को भी रेस कर रहे हैं और इसमें उनके पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसी के साथ मेरा कंक्लूजन, जो जनरली मैं नहीं देती हूँ बट इस मूवी में मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए, और वो ये है कि यार देखो, ये टाइम ना सभी के साथ आने वाला है कभी ना कभी, और ये ब्यूटीफुल भी होगा, बट ये ब्यूटीफुल तभी होगा जब ये टाइम पे आए। आई गेस कि आप समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।